का बचपन मौज मस्ती का होता है, खेल कूद का होता है। और जो समा बचपन में या तो 4 साल जब गांव में रहे, उसके बाद सिरसा आए, हिसार पढ़ा, फिर सिरसा पढ़ा, और जो उस समय वो जो समा देखा उसके अंदर जितनी मौज मस्तियाँ थी, पार्ट ऑफ लाइफ बड़ी चेंज हुई। और फिर एकदम बोर्डिंग स्कूल में 8 साल के लिए गया सनार में, और सनार में जाकर जो सीखने को मिला, मुझे लगता है कि मेरी लाइफ के अंदर एक बहुत ड्रास्टिक चेंज उसने लाया, डिसिप्लिन लाया। कोई शरारतें उस वक्त की जो अब बहुत मिस करते हो, चाह के भी नहीं कर पाते हो? देखिए, कई चीजें अब नहीं देखने को मिलती। सिरसा जाते हैं, वही गलियां हैं, पर जब हम गली में क्रिकेट खेला करते थे, अब वो क्रिकेटर्स नहीं रहे। पहले हम मटके को तोड़कर वो मटके के साथ लेयर लगा के बॉल से पिट्ठू बोलते थे, वो खेला करते थे, गुल्ली डंडा खेला करते थे। अब चले जाइए सिरसा के अंदर तो वो चीजें ही नहीं है। आपके एक मित्र हैं गौरव, वो आपसे कुछ कहना चाहते हैं इस कामयाबी के मौके पर। सुनते हैं गौरव का क्या कहना है। गौरव क्या कह रहे हैं दुष्यंत की कामयाबी पर, जरा देखिए। ये मैं यही कहूँगा जी कि ये बहुत डिजर्विंग है। मैं इनको आज से नहीं, इनको पिछले 15 सालों से जानता हूँ, और इनको ये जो जिस मुकाम पे पहुँचे हैं टोटली डिजर्व करते हैं। और आपने आज इनको ऑलमोस्ट काफ़ी महीने हो गए हैं इनको सांसद बने हुए। आप लोग भी पढ़ते हैं, देखते हैं सब अखबारों में, आपको भी पता है कि इनकी जो सोच है और जो काम करने का तरीका है वो बिल्कुल दिखाता है कि जो आप इनको अचीवर ऑफ द ईयर अवार्ड दे रहे हैं, ये पूरा जस्टिफाई करता है उसको। आज जिस मुकाम पे पहुंचे हैं, ये इनको बहुत शोभान्वित है। दुष्यंत, कहा जाता है कि व्यक्तित्व निर्माण में 2-3 चीजें बड़ी प्राइमरी होती हैं और बहुत जरूरी भी, परिवार, शिक्षा और शिक्षक। दुष्यंत चौटाला जिस भी मुकाम पर खड़े हैं, उसका श्रेय वो किसे देना चाहेंगे? जहां आपने कहा परिवार, शिक्षा और शिक्षक, परिवार के अगर एक मार्गदर्शक कह दीजिए, और परिवार के अंदर जो आज हमारे मेंटर हैं, मैं चौधरी देवीलाल को मानता हूं, क्योंकि जब भी मैं सनार से घर आता था, और उस समय 100 लोधी स्टेट कोठी होती थी, और चोई साहब सुबह हर रोज उनकी आदत थी 7 बजे लॉन में बैठकर और अखबार पढ़ा करते थे। और लास्ट स्टेज पे तो उनकी आईसाइट वीक हो गई थी, तो साथ में बिठा के किसी से डिक्टेट करवाया करते थे। और उनसे जब भी छुट्टियों में मिलते थे, उन्हें एक चीज पूछनी होती थी कि तू कौन सी क्लास में हो गया, तू कौन सी क्लास में हो गया। मुझे याद है, मैं 5th में सनार गया था और 7th में उनका निधन हुआ था। मगर वो चीज़ थी कि जो उनके अंदर वो एक ज़ील थी कि जो चीज़ें हमें नहीं मिली पढ़ाई शिक्षा के तौर पर, हमारी आगे वाली पीढ़ियाँ, हमारे प्रदेश के बच्चे वो शिक्षा को जरूर प्राप्त करें। आपके एक शिक्षक हमारे साथ है, वो कुछ कहना चाहते हैं, जरा सुनते हैं कि आप जब पढ़ते थे तो कैसे थे। सुनिए। दुष्यंत, बहुत बहुत बधाई हो। मेरे को सुनने में मिला है कि आपको अचीवर ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है। बड़ी खुशी की बात है कि ये आपको दूसरा अवार्ड मिला है। पिछले साल अक्टूबर में आपको स्कूल वालों ने भी अचीवर ऑफ द ईयर अवार्ड दिया था। बहुत बहुत बधाई हो। बड़ा अच्छा लग रहा है, स्कूल का नाम भी रोशन कर रहे हो, और हमारी तरफ से बहुत बहुत बधाई। और कुछ बहुत अच्छा करके दिखाना ताकि स्कूल का नाम और रोशन हो। दुष्यंत, मिस करते हैं आज उन शिक्षकों को जिन्होंने कभी पढ़ाया? इस राजनीतिक यात्रा में कहीं मुलाकात हो जाती है, कहीं वो टकरा जाते हैं, कुछ कहते हैं, कोई नसीहत आज भी देते हैं? बिल्कुल, मैं आपको एक वाकया बताऊंगा। मिस्टर पुरी का धन्यवाद करता हूं। हमारे मैथ्स के टीचर थे सनार में, और इनने जितने हमें, मेरे को लगता है, दंड दिया है सनार के दौरान, मुझे एक बार याद है, 11th की बात है, और हमारे एजुकेशन के हेड थे, और फिजिकल एजुकेशन की क्लास थी, और हम सो रहे थे, तो आए, आके एकदम कुल्ट उठाकर फेंकी और कहा तुमसे खड़ा नहीं हो जाता, और पानी का ग्लास हमारे ऊपर फेंका। हम 4 जने थे। 11th में एजुकेशन पे इतना हम ज़्यादा फोकस नहीं करते थे, क्योंकि फिजिकल की क्लास में तो भागना दौड़ना होता था जी। तो सर ने बड़ा हमें मोटिवेट किया। मगर इसके साथ साथ मेरे एक शिक्षक हैं सिरसा से, और आज वो शायद 87 ईयर्स ओल्ड हैं, और मुझे याद है 3rd के अंदर जो मुझे इंग्लिश की ग्रामर उनने सिखाई थी, और जब मैं चुनाव जीत के पहली बार सिरसा गया तो वो मेरे पास आए
नम आंखों के साथ आए और आज कहते कहते देख मेरा पढ़ाया हुआ कहाँ पहुँच गया। क्या बात। तो बड़ा एक अच्छा है, वो शिक्षक दिन प्रतिदिन मिलते हैं और गुरुजी से मिलके तो बड़ी अंतरात्मा से खुशी होती है कि ऐसे ऐसे टीचर्स रहे हैं मेरी लाइफ के अंदर जिनने मुझे हर पहल पर, हर पहलू पर कुछ नया सिखाया है और वो मेरी ज़िंदगी में आज भी काम आ रहा है। मुझे लगता है उनसे सीखी हुई इंग्लिश मुझे अमेरिका में पढ़ाकर वापस इस देश में ले आई। राजीव, यहाँ मैं चाहूंगी हमारे साथ खास मेहमान हैं, वो दुष्यंत से सवाल पूछना चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल जी। हमारे साथ मूलचंद शर्मा जी हैं, अभी जुड़े हैं, विधायक हैं बल्लभगढ़ से। मूलचंद जी, आप सवाल पूछना चाहते हैं दुष्यंत से? दुष्यंत जी, आपको राजनीति में आप आए, आपको कैसा महसूस हुआ कि तीसरी पीढ़ी राजनीति में एंटर कर रही है जी, तो कैसा महसूस हुआ आपको? आपको बताना चाहूँगा तीसरी नहीं जी, चौथी। और दादाजी के बाद चौधरी देवीलाल जी चौटाला साहब, मैं और पिताजी 4 पीढ़ी हो गए। और मैं जब पहली बार पार्लियामेंट में गया तो एक बुजुर्ग से राज्यसभा के अंदर सिक्योरिटी हेड है और झज्जर से, वो मेरे पास आए और पहले दिन जब मैं अपना कार्ड लेके अंदर घुसा एमपी का, जब मेरे पास आए और कहते हैं कि बेटा एक चीज़ बताना चाहूँगा, आज सीना चौड़ा हो गया कि चौधरी देवीलाल की चौथी पीढ़ी इस सदन में पहुँची। तो मुझे तो बहुत अपने आप पर नहीं, उनके आशीर्वाद पर भरोसा है और भरोसा रहेगा कि उनके आशीर्वाद से आज मुझे ये मुकाम मिला है। निरंतर जो गाइडेंस उनसे मिलती है उससे यही है कि जितनी उलझनें हैं वो सुलझती है और यही प्रयास रत रहूँगा कि आने वाले समय में प्रदेश का और देश का नाम रोशन किसी न किसी तरह करें। चलिए, और आमतौर पर हमारे साथ रिटायर्ड IAS अधिकारी हैं श्री गुप्ता जी, आप दर्शकों के सवालों के जवाब देते हैं। आज दुष्यंत से आप सवाल पूछना चाहते हैं। दुष्यंत जी, मैं सबसे पहले तो आपको इस अचीवमेंट पर, जो अचीवर ऑफ द ईयर 2014 आपने जो अवार्ड दिया है, लोगों ने चुना है आपको और इसके लिए आप डिजर्व भी करते हैं, मैं भी समझता हूँ। मैं देखता हूँ आपके जब आप चैनल पे आते हैं और वैसे बोलते हैं पार्लियामेंट में, तो इसके लिए बहुत बहुत आपको बधाई। और जैसे आपने खुद कहा भी, आप चौथी पीढ़ी से राजनीति में आए हैं और जो राजनीति में अब जो चुनाव हुआ है इसमें बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन आया है। हरियाणा में और दूसरे प्रदेशों में पहले क्षेत्रीय दल, रीजनल दलों का बहुत बड़ा बोलबाला रहा, लेकिन आज की परिस्थितियां ऐसी हैं कि जब से मोदी साहब आए हैं उन्होंने वही स्थिति कर दी जो 52 में होती थी आज। तो उस संदर्भ में राजनीतिक पार्टी के आप सब कर्ता धर्ता होने के नाते आप देश के हित में और प्रांत के हित में आप अपना रोल कैसा पाते हैं और क्या उसमें कैसे उसमें कर पाएंगे, इसमें जरा प्रकाश डालिए। आपने सवाल थोड़ा लंबा हो गया। नहीं, बहुत अच्छा सवाल पूछा है। आज के दिन देखने की जरूरत है, जिस तरह कहा कि मोदी जी आए, रीजनल पार्टीज खत्म हो रही है, कभी खत्म नहीं हो सकती। इतिहास उठा लीजिए हमारे देश का, रीजनल पार्टीज जिस तरह चौधरी देवीलाल जी कहते थे ओरिजिनल पार्टीज हैं, क्योंकि वो एक प्रांत के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ती है, ना कि देश के अंदर एक एरिया स्पेसिफिक के लिए पूरे देश को दबाई करके और ले जाने के लिए। मगर इतिहास उठा लीजिए, इंदिरा गांधी जी का दौर था, 1 लीडर पार्टी चली, उसके बाद पार्टियां दूसरी आईं, रीजनल पार्टीज के साथ कोलैबोरेशन के साथ अलग अलग दल आए, संगठन आए। उसके बाद जब चौधरी देवीलाल ने जनता दल एक किया, उस समय चौधरी देवीलाल की लीडरशिप के अंदर पूरा देश एक हुआ, चौधरी देवीलाल को वोट डाला गया। और उसके बाद जब आप PV नरसिम्हा राव जी की सरकार देखेंगे, फिर एक संगठन आया, अटल बिहारी वाजपेयी जी आए तो उनके ऊपर पूरा देश एक हुआ। फिर जब मनमोहन सिंह जी आए तो देश पार्टी पॉइंट ऑफ व्यू से, मोदी जी आए, एक आया, जरूर बदलाव आएगा। मगर आपको इतना बोलना चाहूँगा, मेरा पहला जो एरिया ऑफ फोकस रहेगा मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी का विकास और साथ ही साथ हरियाणा के अधिकारों की लड़ाई लड़ना। दुष्यंत, क्षेत्र तो आपने स्वयं स्पष्ट कर दिए। मेरा एक व्यक्तिगत प्रश्न है, परंतु आप इसे अपना व्यक्तिगत रूप से ना लें। मैंने आपकी चारों पीढ़ियों को बहुत नज़दीकी से देखा है। जब से आप बहुत छोटे बच्चे थे तब से मैं हिसार और सिरसा में मेरा कार्य क्षेत्र रहा। आपके दादा श्री परदादा जी
वो भी उनकी राजनीति भी बड़ी दबंग राजनीति थी। उद्देश्य अच्छे थे या बुरे थे इसकी कोई विवेचना नहीं, परंतु वो एक लोकनायक थे, जननायक थे और भरी सभा में वो धमका भी दिया करते। ये मैंने देखा, उनके साथ रहा कुछ दिन। आपके दादाजी को बहुत व्यक्तिगत रूप से जानता हूं और उनकी राजनीति सारा हरियाणा जानता है। आपके पिता तो हमारे शिष्य रहे दयानंद कॉलेज में और बड़े विनम्र हैं। आपके चाचा हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय में जब मैं वीसी था तब वहां पढ़ते थे स्पोर्ट्स कॉलेज में, वो भी अपने आप में एक अलग सी छवि के हैं। इतने दबंग लोगों में आप विनम्र कैसे पैदा हो, ये पूछना। अभी तो आपने बोला कि मेरे पिताजी विनम्र है, और जहाँ चौधरी देवीलाल जी की बात करें वो विनम्र थे, मगर जहाँ किसी के अधिकारों की राइट की बात आती थी तो वो अपना समझकर उसको डांट भी दिया करते थे। सूरी जी का पढ़ाया हुआ दुष्यंत चौटाला आज इस कद पर खड़ा है, लेकिन दुष्यंत अपनी मां को राजनीति का ककहरा पढ़ाते हैं, ये बड़े कम लोग जानते हैं। इस अचीवर ऑफ द ईयर 2014 हरियाणा का अवार्ड पाने के बाद नैना चौटाला जी का क्या कहना है और नैना जी खुद दुष्यंत से क्या सीखती हैं, जरा सुनिए। दुष्यंत को अचीवर ऑफ द अवार्ड मिला है और काफ़ी शायद लोग थे जिनमें से दुष्यंत चुन के आए हैं, और इस बात के लिए मेरी तो यही प्रतिक्रिया है कि एक कम उम्र में एक बच्चे ने इतना बड़ा कद हासिल किया है और दुष्यंत इस लायक है और लोगों की जो जजमेंट है वो बिल्कुल सही है, और एक माँ होने के नाते भी मैं कहूँगी कि ये जजमेंट बिल्कुल सही है लोगों की। मैं दुष्यंत का लोकसभा में जब भी ये बोलते हैं मैं इसका हर प्रोग्राम देखती हूँ, और 2014 का जो इलेक्शन था दुष्यंत के लिए बहुत टफ था क्योंकि उसके दादाजी और पिताजी दोनों ही जेल के अंदर हैं, आज भी वो अंदर हैं, और दुष्यंत ने इसको बहुत ही विनम्रता से, बहुत ही हौसले से, और मैं ये कहूँगी लोगों को साथ लेके दुष्यंत चला है ना, वो दुष्यंत में मैं बहुत अच्छी बात देखती हूँ। और लोकसभा में भी खूब बोलता है, लोगों की आवाज़ उठाता है, अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी की आवाज़ उठाता है, और इसकी फायदा ये है कि उसके काम भी हो रहे हैं। दुष्यंत, दो चीजें हमने भी नोटिस की हैं, नैना जी अभी उसका जिक्र कर रही थी कि एक तो लोकसभा में आप बहुत बोलते हैं, खूब सवाल उठाते हैं, जब भी सेशन चलता है तो हम देखते हैं हर दूसरे दिन तीसरे दिन दुष्यंत चौटाला किसी न किसी सवाल को लेकर बोल रहे होते हैं। और दुष्यंत मुलाकातें भी बहुत करते हैं, चाहे वो उर्वरक मंत्री से मुलाकात, वो रेल मंत्री से आप मुलाकात करके आए, इससे पहले भी आपने, ये क्यों? देखिए, आज सुबह मेरे से कोई पूछ रहा था कि यंग पॉलिटिक्स में आने का बेनिफिट क्या है। बेनिफिट ये है कि आपके पास एनर्जी है और आप घूम फिरकर अपने प्रयासों से उन समस्याओं को सुलझा सकते हैं। एक बात और है, जो एक माँ जानना भी चाहती है और माँ ही नहीं जानना चाहती, पूरा प्रदेश ये जानना चाहता है। पता नहीं माँ ने ये चिंता आपसे शेयर की है या नहीं की है कि बेटा अब शादी के लायक हो गया है। तो दुष्यंत, माँ बेटे में शादी को लेकर कोई बातचीत होती है? माँ ये जिद करती हैं बिल्कुल कि दुष्यंत अब शादी कर लो, अब बहुत हो गया, अब सांसद बन गए, अब इंडिया न्यूज हरियाणा के अचीवर भी बन गए, अब तो कम से कम शादी कर लो। इंडिया न्यूज के अचीवर बन गए तो शादी कर लो। मतलब अब इतनी ऊंची जगह पहुंच गए। जहाँ आप शादी की बात करते हैं, मेरे से जरूर परिवार में चर्चा होती है, उम्र को देखते हुए भी चर्चा होती है। बड़े जैसे दादाजी हैं, वो चिंतित भी हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि उनके भी पड़पोते उनके सामने हैं, पड़पोतियाँ उनके सामने हैं। मगर मैंने बड़े साफ तौर पर एक चीज़ कह दी थी कि जब मेरे परिवार के 2 सदस्य हमारे बीच पे नहीं है, आज मेरे पिताजी, मेरे दादाजी सलाखों के पीछे हैं, और कारण प्रदेश नहीं देश की जनता जानती है। जब तक वो हमारे बीच में होंगे मैं खुशी नहीं बना सकता। मैं चुनाव जीता, आपने मेरे को कहीं सेलिब्रेट करते नहीं देखा। मैंने तो ये फैसला अपनी माता पे, दादी पे छोड़ दिया है कि फैसला वो करेंगे, और उसके बाद जरूर अगर सक्षम रहा, अगर मेल जोल के बाद ठीक रहा तो जरूर शादी भी करेंगे। यानी दुष्यंत अरेंज मैरिज करेंगे, दुष्यंत लव मैरिज बिल्कुल नहीं करेंगे, ये बात तो। एक सवाल यहाँ सुमन जी करना चाहती है। जी बिल्कुल, सुमन जी। जी, मैं दुष्यंत जी की, अब बात महिलाओं की आई गई, शादी की भी आ गई, तो मैं एक बात दुष्यंत जी से पूछना चाहूँगी कि आप तो युवा नेता सामने आए हैं। वैसे तो मैं ये मानती हूँ कि अगर शायद चौटाला साहब या ऐसी घटना ना होती, वो बाहर होते,
तो शायद आपका नंबर भी बाद में आता, लेकिन वो समय से पहले हुआ। तो मैं ये मानती हूँ कि जो सोच हमेशा से रही है, या युवा जैसे चाहते हैं कि राजनीति में आगे आए, तो वो सोच शायद आपको देखने बाद कहीं ना कहीं लगती है कि यूथ को भी जो है टाइम मिलता है, या वो भी आगे आने का मौका मिलेगा। शायद आपकी कार्यशैली से भी और युवाओं को भी मौका मिले। तो इस पे मैं कहना चाहूँगी कि हरियाणा में जो महिलाओं की स्थिति है, खासतौर से आप दिन पर दिन देख रहे हैं, जैसे छेड़खानी से लेकर रोज वारदातें हुई है, या बहुत ज़्यादा उस पर प्रयास चल रहा है। तो इसमें आप क्या कहना चाहेंगे कि महिलाओं की स्थिति को हम कैसे इसमें सुधार ला सकते हैं, और क्या आपका इस पे चर्चा रह सकती है? बिल्कुल सुमन जी, मैं तो पहले आपका धन्यवाद करूंगा कि आपने एक इतना इम्पोर्टेंट विषय उठाया। आज दिन में हमारी बड़ी गंभीरता के साथ पत्रकार साथी थे, हांसी के अंदर उनके बीच में एक चर्चा हुई, और वहाँ मैंने हरियाणा की चर्चा करी। एक आजकल टीवी पे एडवर्टाइजमेंट चल रही है IIN हरियाणा करके, जहाँ लड़कियों को पढ़ने नहीं दिया जाता। पहली एक गलत इमेज हमारे प्रदेश की पोर्ट्रे करी जाती है। हमारे प्रदेश के अंदर हर बहन को पूरा अधिकार है शिक्षा का। ये जो फैसले लिए जाते हैं, ये फैसले दूसरे प्रांतों में लिए जाते हैं, जैसे उत्तर प्रदेश है, झारखंड है। हरियाणा के अंदर कभी ऐसा कोई तुगलकी फरमान नहीं आया जहाँ कह दिया गया कि आपने कमरे के से बाहर नहीं जाना, आपने शिक्षा नहीं लेनी। तो कहीं ना कहीं एक मीडिया इमेज पोर्ट्रे करी जाती है हरियाणा की कि हम माताओं बहनों के विरुद्ध सोच के लोग हैं। हमारे प्रदेश के अंदर सम्मान किया जाता है। रैन वाली जैसा एक टोहाना हलके में गांव है, जिसके अंदर आज भी 1000 लड़कों पे 2750 लड़कियां हैं। हमें उनका मान सम्मान बढ़ाना चाहिए, तो हमें कदम उठाने पड़ेंगे। बिल्कुल, अगर आप बात करें तो चौटाला साहब की जब सरकार थी, उस समय के आंकड़े बताते हैं कि 300 एवरेजली रेप साल में होते थे, और अब 2014 के जो आंकड़े आए हैं NCRB के, वो 1000 को पार कर गए। तो व्यवस्था बिगड़ी है हमारे प्रदेश में। ये व्यवस्था क्यों बिगड़ी? सबसे बड़ी डिस्कशन तो यहाँ आ जाती है कि हम अपनी माताओं बहनों को क्यों नहीं सुरक्षित देख पाए इन 10 सालों के अंदर। क्यों नहीं हमने प्रदेश के अंदर ये व्यवस्था फैलाई जहाँ पुलिस प्रशासन कर्मठ रहे, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कर्मठ रहे। अगर ये 2 चीज़ें कर्मठ रहेंगी, मेरे को लगता है कि हम हमारी बहनों को सुरक्षा भी दे पाएंगे, अच्छी शिक्षा भी दे पाएंगे। अब एक मुहिम हमने प्रदेश के अंदर देखी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान। वहाँ ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए, वहाँ स्टेज पर मंच पे लोग आए। मगर मुझे एक उस पूरे क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए, मगर आपके बीच में अपन ने आवाज़ उठाई कि वहाँ माधुरी दीक्षित जी को ब्रांड एम्बेसडर बना दिया गया। उनके